हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हम सभी जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष ओकेजन में आए हैं। एक्चुअली आने वाला जितने भी एग्जाम्स हैं, खासकर रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है रिजल्ट आने के बाद। इसके अलावा ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा झारखंड पीसीएस का एग्जाम होने वाला है। आगे बिहार दरोगा और बीपीएससी का डेट दिसंबर लास्ट में दे दिया है। तो ऐसे में हम आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यू डिस्कशन का एक सीरीज लेकर के आए हैं और लगातार ये सीरीज लाएंगे और लगातार हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस का सीरीज डेली एक सीरीज आपको मिलेगा कम से कम, और इसके साथ आप लगातार जुड़े रहिएगा। चलिए तो हम लोग सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। किस विद्रोह का प्रमुख गीत वंदे मातरम बन गया? ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। किस विद्रोह का प्रमुख गीत वंदे मातरम बन गया? ठीक है, तो आप देखिए इसमें ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, स्वदेशी आंदोलन, 1857 की क्रांति और चंपारण सत्याग्रह। 4 ऑप्शन है, आप खुद भी गेस करिए कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत बन गया था वंदे मातरम। देखिए यार, कंफ्यूजन हो सकता है आपको। कंफ्यूजन ये हो सकता है कि वंदे मातरम गीत लिखा गया किस विद्रोह के ऊपर। लिखा गया अगर पूछा जाए किस विद्रोह के ऊपर, तो आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। क्योंकि सन्यासी विद्रोह के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी आनंद मठ, और आनंद मठ पुस्तक से ही लिया गया है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो लिया गया है वो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, और आनंद मठ उपन्यास का जो विषय है वो विषय है सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह के ऊपर लिखा गया जो आनंद मठ है उसी से लिया गया है वंदे मातरम। लेकिन वंदे मातरम गीत किस आंदोलन का प्रमुख गीत बन गया, अगर ये पूछा गया क्वेश्चन कौन सा आंदोलन इसको यूज किया गया इस गीत को, तो आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के खिलाफ 1905 में एक आंदोलन हुआ था जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और उसका मेन गीत था, जो मोटिवेशनल गीत था, वो था वंदे मातरम। और वंदे मातरम के बारे में एक पॉइंट और लिख लीजिए कि वंदे मातरम मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और कौन सी पुस्तक से लिखी गई है? आनंद मठ से। और आनंद मठ किस विद्रोह के ऊपर था? तो सन्यासी विद्रोह। क्लियर है? हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको ध्यान से पढ़िए। सुधारक पत्रिका किस महापुरुष ने प्रकाशित करवाया था? किस महापुरुष के पुस्तक पत्रिका का नाम सुधारक था? किस महापुरुष के पत्रिका का नाम सुधारक था? तो ध्यान से देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ये 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। सुधारक पत्रिका किसका था? किस महापुरुष ने इसको निकाला था? ऑप्शन है महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा स्टूडेंट्स गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के मैगजीन का नाम था सुधारक। और मैं बता दूं, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, और उन्होंने 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, और उन्होंने 1905 में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले कहने पर ही महात्मा गांधी बैग एंड बैगेज अफ्रीका से भारत आ गए थे। क्लियर है? और गोपाल कृष्ण गोखले का डेथ हुआ था 1915 में हुआ था। इतना ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप देखिए। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन से व्यक्ति को जाना जाता है? कौन से व्यक्ति हैं, कौन से पर्सन हैं जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? आप गेस कर सकते हैं। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कौन सबसे वयोवृद्ध और बुजुर्ग व्यक्ति थे? ऑप्शन आपके सामने है। महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और बंकिम चंद्र चटर्जी। हालांकि जो अभी उत्तर प्रदेश पीईटी का एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न आया हुआ था, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? आप इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी सभी जानते होंगे। दादा भाई नौरोजी का कांग्रेस में और भारतीय राजनीति में हमेशा एक ओल्ड पर्सन, जो घर में जो समायोजक के रूप में काम करता है व्यक्ति, उस तरीके से हमेशा इस्तेमाल किया गया है। इनके विषय में बता दूं, इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है। ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। इनको मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से भी जाना जाता है। मिस्टर नैरो मेजोरिटी। इनकी मैगजीन का नाम था रफ्त गुफ्तार। इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की, एक बार कलकत्ता में, दूसरी बार लाहौर में और तीसरी बार कलकत्ता में। 3 बार अध्यक्षता की। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जब इन्होंने अंतिम बार कांग्रेस अध्यक्षता की तो वहां पर इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। पूछा जाए कांग्रेस में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनका डेथ 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। इनके फेमस पुस्तक है पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
इसी पुस्तक में उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया था। और साथ में बता दूं, इसी पुस्तक में इन्होंने भारत का पहला नेशनल इनकम निकाला था, राष्ट्रीय आय निकाला था, और प्रति व्यक्ति आय भी इसी पुस्तक में उन्होंने निकाला था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, हर जगह काम आने वाला है। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास बाबू देवकीनंदन खत्री का है? इनमें से कौन सा उपन्यास बाबू देवकीनंदन खत्री का है? चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए देवी चौधरानी, ऑप्शन बी बेताल पचीसी, ऑप्शन सी चंद्रकांता, ऑप्शन डी आनंद मठ। क्लियर होगा। आप जानते हैं कि प्राचीन मतलब आज से करीब 10-15 साल पहले एक डीडी1 पर एक सीरियल आता था चंद्रकांता, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत फेमस सीरियल था। ना होगा तो आप YouTube पे जाके चंद्रकांता सीरियल कुछ क्लिप देख सकते हैं। तिलस्मी चमत्कारिक उपन्यास था चंद्रकांता। इसी चंद्रकांता के लेखक थे बाबू देवकीनंदन खत्री। इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास था चंद्रकांता। बाद में इसी उपन्यास के ऊपर चंद्रकांता सीरियल बना था, जो आज से कुछ वर्ष पहले डीडी1 पर आता था। और मैं बता दूं कि बाबू देवकीनंदन खत्री का ये उपन्यास जब इन्होंने लिखा था 1890 के दशक में, तो ये उपन्यास इतना ज्यादा प्रचलित हुआ, बंगला में लिखा होता है, किताब बंगला में था, इतना ज्यादा प्रचलित हुआ ये किताब कि आप विश्वास करें कि किताब को पढ़ने के लिए लोग बंगला की कोचिंग लिए, बंगला सीखे। इस किताब की इतनी क्रेजी था किताब कि लोग इस किताब को पढ़ने के लिए बांग्ला सीखने चले गए। तो चंद्रकांता, बाद में चंद्रकांता के कई वर्जन भी आया, संपत्ति भी आया। तो किसका क्या भैया? तो किताब है देवकीनंदन खत्री। ऑप्शन में देवी चौधरानी, तो ये लिख लीजिए देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी का है। बेताल पचीसी बेताल भट्ट का है। राजा विक्रमादित्य विक्रम जो न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, उनके दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से बेताल भट्ट भी थे, जिन्होंने बेताल पचीसी लिखा था। उसके अलावा आनंद मठ ये भी था बाबू देवकीनंदन खत्री, बाबू देवकीनंदन खत्री का तो चंद्रकांता था। बंकिम चंद्र चटर्जी का था आनंद मठ। आनंद मठ देवी चौधरानी, ये दोनों बंकिम चंद्र चटर्जी का, बेताल पचीसी बेताल भट्ट का, और चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का। क्लियर? अगले प्रश्न पर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, पढ़िए इसको। किस साहित्य को स्वतंत्रता आंदोलन का गीता कहा जाता है? कौन सा ऐसा साहित्य है जिसे स्वतंत्रता आंदोलन का गीता कहा जाता है? अब समझिए किसको गीता कहा जाएगा। गीता उसी को कहा जाएगा जो स्वतंत्रता आंदोलन की गीता, किसी भी चीज की गीता, गीता का मतलब जो रास्ता दिखाए, सही रास्ते पर ले जाए, उसे गीता कहते हैं। तो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय लोगों को सही रास्ते पर, अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का आईना दिखाते हुए सही रास्ते पर ले जाने का काम जो पुस्तक किया, वो पुस्तक का नाम था भारत भारती। तो भारत भारती को स्वतंत्रता आंदोलन का गीता कहा जाता है। इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती, और भारत भारती का फेमस लाइन है, हम क्या थे, क्या हो गए हैं, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। एक समय में हम शून्य के आविष्कारक थे, ज्यामिति हमने दिया, अलजबरा हमने दिया, और आज हम दूसरे देश से बुलेट ट्रेन खरीद रहे हैं, और पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। हम निकम्मे होते जा रहे हैं। हम कर्मठ विद्वान और वीर हुआ करते थे। ये बात कहना है कि हम क्या थे, क्या हो गए हैं, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे समस्याएं सभी। तो भारत भारती का लाइन है, प्रथम पेज पढ़िएगा, उलटिएगा तो उसमें लिखा हुआ है। तो मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें कुछ और किताब का नाम है, देख लीजिए। चंद्रगुप्त नाटक जो है, चंद्रगुप्त नाटक है, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त नाटक का किताब है, इसके लेखक भी जयशंकर प्रसाद हैं। और कामायनी, इसके भी जयशंकर, मतलब ऊपर की जो तीन किताब है, ये तीनों के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। भारत भारती के केवल मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती को ही भारतीय स्वतंत्रता गीता कहा जाता है। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए तैयार है? कांग्रेस जो बनी 1885 में, अपने पतन के लिए बिल्कुल तैयार है, अपने मरने के लिए, खत्म होने के लिए तैयार है। यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। किसकी आंतरिक इच्छा थी कि कांग्रेस अपने आप समाप्त हो जाए? अब जर्जर हो चुकी कांग्रेस, अब कांग्रेस का कोई जरूरत नहीं। ये किसने कहा, किस गवर्नर ने कहा? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। यही अंग्रेज कांग्रेस की स्थापना करवाए सेफ्टी वॉल्व के रूप में। आपको पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने करवाया था सेफ्टी वॉल्व के रूप में, और वही अंग्रेज कांग्रेस से इतना भयभीत हो गए कि कांग्रेस समाप्त करने की बात करने लगे। तो देखो, एक प्रश्न मैं बताता हूँ, कंफ्यूजन दूर करता हूँ आपका। कांग्रेस
पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि कांग्रेस खत्म हो जाए। तो एक कोटेशन है लॉर्ड कर्जन का। लेकिन अगर पूछा जाए कि आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन है कि आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाए, ये महात्मा गांधी का कोटेशन था। अगर ये लग जाए कि आजादी के बाद खत्म हो जाए तो महात्मा गांधी, और आजादी ना लगे, सिर्फ ऐसे कि कांग्रेस खत्म हो जाए मेरी इच्छा है, तो सबका आंसर लॉर्ड कर्जन होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे लॉर्ड कर्जन के विषय बता दूं कि भारत में सबसे अधिक दूरी में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन लॉर्ड कर्जन के समय बिछाया गया था। अगर पहला रेलवे लाइन पूछे तो लॉर्ड डलहौजी आंसर होगा, लेकिन सबसे अधिक रेलवे लाइन किसके काल में बिछाया गया, तो बिछाया गया था लॉर्ड कर्जन के काल में। और लॉर्ड कर्जन ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था पूर्व की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट इसकी पुस्तक का नाम था। और मैं बता दूं कि कर्जन अपना उम्र छुपाता था, अपने उम्र को ज्यादा बढ़ाकर बताता था, इसका एज कम था, कम एज में गवर्नर बन गया था, तो लोगों को बताता था, ज्यादा बताता था उम्र, ताकि लोगों को लगता था कि इसको लगता था कि भाई हमें इज्जत नहीं मिलता कम एज के कारण, तो उम्र बढ़ा के बताता था। इसके अलावा इसके काल को आयोगों और भूलों का काल कहा जाता है। डायरेक्ट डिसीजन ले लेता था, इसलिए कभी इसका मैक्सिमम डिसीजन ऐसा रहा जो सफल नहीं रहा, और कई सारे आयोग बनाए गए जिसके काल को आयोगों और भूलों का काल भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, किस फॉर्मूले के तहत गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्यों को बराबर बराबर संख्या देने की बात की गई? कौन सा ऐसा प्लान था, कौन सा ऐसा मिशन था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस को बराबर, अंग्रेज की जो ब्रिटिश सरकार की जो कार्यकारिणी थी गवर्नर की, उसमें बराबर संख्या मुस्लिम बराबर संख्या में हिंदू की बात की गई थी? तो ये था ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, अगस्त प्रस्ताव, क्रिस्ट मिशन, बेबल प्लान और कैबिनेट मिशन। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, देख करिए। इसका सही उत्तर है बेबल प्लान। 1945 में, जून 1945 में प्लान आया था, उस समय गवर्नर भी थे लॉर्ड बेबल, उन्हीं के द्वारा एक प्लान दिया गया था जिसका नाम है बेबल प्लान। और बेबल प्लान जो 1945 में आया, उसमें लिखा गया था गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें हिंदू और मुस्लिम की संख्या बराबर होगी, ये बात कहा गया था। इससे कांग्रेस खफा हो गई। कांग्रेस खफा हो गई कि हमारा संगठन बड़ा है और मुस्लिम लीग का संगठन छोटा है, इसको हमारे बराबर अधिकार कैसे मिलेगा? हमारी संख्या आप ज्यादा रखिए। मुस्लिम लीग को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने आपत्ति जताई, और जताना भी चाहिए। कांग्रेस एक बड़े देश, बड़े क्षेत्र, बड़े समाज का संस्था थी, तो उसको एक बड़ी संस्था होने के नाते सीट ज्यादा मिलना चाहिए था। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति उस समय हुआ, और उस समय क्या किया गया कि मुस्लिम लीग को ज्यादा, जितना कांग्रेस को दिया गया उतना ही मुस्लिम लीग को सीट दे दिया गया। इससे कांग्रेस नाराज हो गई थी, याद रखिएगा। इसमें बाकी आप देख रहे हैं, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, लॉर्ड लिथगो के द्वारा दिया गया था। इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट यानी स्वराज देने की बात की गई थी। क्रिस्ट मिशन 1942 में आया था, इसमें भी भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी, जिसको कांग्रेस ने नकार दिया था। और कैबिनेट मिशन का नाम आपने सुना होगा, 1946 में आया था, और इसी मिशन के तहत भारत में संविधान सभा बना था। भारत में पूछा जाए कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ, तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन, याद रखिएगा। और कैबिनेट मिशन में टोटल 3 मेंबर थे, जिसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे का नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष जो थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस, याद रखिएगा। तो इसमें बताता हूँ फिर से, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, बेबल प्लान 1945 और कैबिनेट मिशन 1946। ध्यान रखिएगा इसको। अगले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारतीय विधायिका को स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत दी गई? प्रांतीय विधायिका को स्वायत्तता का मतलब होता है अधिकार, संपूर्ण अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया प्रांतीय विधायिका को? प्रांतीय विधायिका मतलब राज्य की जो विधायिका थी, राज्य में जो विधान परिषद था, उसको पूर्ण स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत दी गई थी? इसका सही आंसर होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय विधायिका को स्वायत्तता दी गई थी। और बता दूं कि भारतीय संविधान का जो अधिकांश हिस्सा था, वो हिस्सा लिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम से। 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। क्या भैया? भारतीय जो वर्तमान में जो संविधान बना, उस संविधान का अधिकांश हिस्सा 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया था। और बता दूं 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें केंद्र में वैध शासन लगा दिया गया था,
और प्रांतों से हटा दिया गया था। यदि पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लगाया गया, तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत लगाया गया। और 1935 के शासन अधिनियम के तहत क्या लगाया गया, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतों से हटा दिया गया, केंद्र में लगा दिया गया। यानी प्रांत में लगाया गया 1919 में और केंद्र में लगाया गया 1935 में, याद रखिएगा। और 1935 में ही प्रांतीय विधायिका को स्वायत्तता दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे रहा, भारत में आप अगर उत्तर से दक्षिण जाएंगे, थोड़ा मैप का सवाल है, भारत में अगर आप उत्तर से दक्षिण जाते हैं तो क्वेश्चन क्या है, कौन सा शहर सबसे उत्तर में मिलेगा? आप गेस कीजिए। ऑप्शन है ऊटी, कोयम्बटूर, मैसूर और बेंगलुरु। ये ऑप्शन आपके सामने है। बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे नॉर्थ में पड़ेगा, सबसे उत्तर में पड़ेगा? तो आप गेस भी कर सकते हो। सबसे दक्षिण की बात करेंगे, इसमें दिया जो है कोयम्बटूर है, उसके जस्ट नॉर्थ में जाओगे तो ऊटी है, और उसके जस्ट में नॉर्थ में जाओगे तो मैसूर है, और उसके नॉर्थ में जाओगे तो तुमको मिलेगा बेंगलुरु। यानी सबसे नॉर्थ में कौन मिलेगा? बेंगलुरु। इनमें जो शहर दिया गया है आप मैप में जाके देखना, कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर से लगभग 80 किलोमीटर नॉर्थ जाओगे तो ऊटी, उससे कुछ ऊपर जाओगे तो मैसूर, और उससे कुछ ऊपर जाओगे तो बेंगलुरु। तो सबसे नॉर्थ में कौन है भैया? सबसे नॉर्थ में कौन है? बेंगलुरु है, ध्यान रखिएगा। वैसे बता दूं कि बेंगलुरु को बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु जो भारत का है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वहां इतना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के कारण उसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। वैसे रियल में सिलिकॉन वैली अमेरिका में, रियल का जो सिलिकॉन वैली है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, लेकिन भारत का जहां जहां भी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनता है उसकी तुलना अमेरिका के सिलिकॉन वैली से करते हैं। तो भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। वैसे मैसूर में वृंदावन गार्डन है, इसको ध्यान रखिएगा। कोयम्बटूर आप जानते हैं, कोयम्बटूर में क्या है भैया? कोयम्बटूर को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। कोयम्बटूर को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और ऊटी आप जानते हैं तो नीलगिरी गांठ पे है। ऊटी तमिलनाडु में पड़ता है और नीलगिरी गांठ पर है। और नीलगिरी जो है चाय और कॉफी दोनों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और नीलगिरी के ऊपर टोडा और कोटा जनजाति निवास करती है। टोडा जनजाति और कोटा जनजाति का नीलगिरी पर रहती है, और नीलगिरी के ऊपर ही ऊटी है तमिलनाडु में। ऊटी एक हिल स्टेशन है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का सेशन का लास्ट सवाल, भारत में सबसे पहले कॉफी की खेती कहाँ की गई? सबसे पहले कॉफी भारत में कहाँ उगाया गया? ठीक है, ये प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, बस्तर, चिकमंगलूर, कोयम्बटूर, असम। इसका सही उत्तर है चिकमंगलूर। कर्नाटक के चिकमंगलूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पहली बार कॉफी खेती इंडिया में किया गया था। भारत में पहली बार कॉफी खेती कहाँ किया गया? चिकमंगलूर। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है चिकमंगलूर, वहां सबसे पहले कॉफी उगाया गया। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि पूरा कर्नाटक जो है, अगर पूछा कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आंसर होगा कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। पहली बार कॉफी की खेती भी कर्नाटक में ही हुआ, चिकमंगलूर में। और सबसे ज्यादा आज वर्तमान में कॉफी का उत्पादन भी कौन कर रहा है? कर्नाटक कर रहा है। अगर दुनिया में पूछे कि पूरे विश्व में कॉफी का उत्पादन सबसे बड़ा कौन है, तो ब्राजील है। दुनिया में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है? तो ब्राजील। इंडिया में पूछे तो कर्नाटक। और ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कहवा के जो बागान है बड़े बड़े, उस बागान को, उस गार्डन को, कॉफी का जो गार्डन है उसे कहा जाता है फेजेंडा। और ब्राजील के अंदर एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है जहां से कॉफी का व्यापार होता है। उस पोर्ट का नाम है सेंटोस। सेंटोस जो पोर्ट है, बंदरगाह, जैसे इंडिया में है ना बम्बई, मद्रास बंदरगाह, वैसे ही ब्राजील में एक बंदरगाह का नाम है सेंटोस, जहां से कॉफी का व्यापार होता है। इसलिए सेंटोस को दुनिया के कॉफी बंदरगाह, विश्व के कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरा हमारा आज का सेशन रहा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अच्छा लगा तो मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिएगा। और डेली आपको इसी समय मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन का डिस्कशन, या कभी जरूरत पड़ी तो 15 क्वेश्चन का भी लाऊंगा। इस तरह से और भी तरह तरह की सीरीज लाऊंगा। अभी क्योंकि लगातार अभी लॉकडाउन का सेशन खत्म हुआ है तो कई सारे एग्जाम्स हैं, तो एग्जाम्स इतने हैं, अब उसके लिए मैं चाहूंगा कि आपका थोड़ा एग्जाम का बोझ कुछ कम हो जाए, और लगातार लाऊंगा। और आपकी भी कुछ जरूरतें हों, कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, या फिर नंबर होगा इसमें नीचे, आप नीचे नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके अपनी डिमांड को बोलिएगा। क्या आपको एग्जाम के लिए चाहिए तो आपको मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा जितना मेरे पास संसाधन है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।